So moving further, the topic between prokaryotic and eukaryotic cells will be discussed in the next lecture. Thank you. Hello my dear students. Hello my dear students. Okay, in the last lecture we had learned about the discovery of cell की theories, cell के shapes, माइक्रोस्कोप के बारे में कितने टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, उसके पार्ट्स. Okay, but today we are going to continue the topic of cell. So what is a cell? Cell is the structural and functional unit of life. It is the basic unit of life, the building block of life. यानी कि बहुत ही क्रूशियल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल नहीं तो लाइफ नहीं. ठीक है, सेल अपने में एक कंप्लीट यूनिट है. ठीक है, और वो मिलके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है. वो फिक्स्ड भी रह सकता है, वो मूव भी हो सकता है. मूव होने के एग्जाम्पल होते हैं जो शेप चेंज करते हैं, उस टाइप के सेल होते हैं WBC एंड एमीबा, जो मतलब अपने फूड एनगल्फ करने के लिए अपने शेप बदलते हैं. लेकिन अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ये देखिए, ये दो डायग्राम्स आप लोग देख लीजिए. ये एक पैरामीशियम और ये ह्यूमन सेल है समझो. ठीक है, इनमें और इनमें डेफिनेटली मैम डिफरेंस है ना. इनमें आपको कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं दिखेंगे, इसमें प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स दिखेंगे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वेसिकल, साइटोसर, गोल्गी बॉडीज, ओके, राइबोसोम्स. लेकिन इनमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं दिखेंगे. तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है. लेकिन मैम ये एक्चुअली है क्या, ये ऐसे क्यों है, ये अलग अलग क्यों है? तो चलो आओ इसको आगे बढ़कर डिटेल में देखते हैं. प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल. देखो, प्रो मतलब पुराना, प्रिमिटिव. जो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते थे वो इतने उनके मतलब उनका न्यूक्लियस इतना वेल डिफाइंड नहीं होता था ना, उनमें उतने सेल ऑर्गेनल्स होते थे कंपेयर टू यूकैरियोटिक जो कि ट्रू सेल है. यू मतलब यूकैरियोट मतलब ट्रू सेल्स और प्रो मतलब प्रिमिटिव. ठीक है, ये टर्म्स याद रखना, उसका डिफरेंस भी याद रखना. देखो, एक सम प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे दिखेगा. देखो, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक न्यूक्लियोइड है और एक न्यूक्लियर ना, वो न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक है, यहाँ का न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, यानी कि कंप्लीट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. एक कंप्लीट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है विथ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. राइट, ये एक कंप्लीट न्यूक्लियस होता है. प्लस उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनल्स है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, साइटोप्लाज्म है जो वाटरी लिक्विड जिसमें पूरे सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं, गोल्जी बॉडीज हैं. ठीक है, राइबोसोम्स तो खैर इसमें भी है, लेकिन बाकी सेल ऑर्गेनल्स तो दिख भी नहीं रहे. सेल मेम्ब्रेन तो है चलो दोनों में, लेकिन यहाँ नोटिस करो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिफर्ड to as simple and unicellular because they are single celled organism. एक तो सिंगल सेल्ड है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा इनके जो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है ना, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं और वो यूनिसेल्युलर. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे ये यूकैरियोटिक की बात करो तो यूकैरियोटिक सेल्स रिफर टू एज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. यस और नो? यस मैम. नाउ मूविंग फर्दर, दे लैक अ न्यूक्लियस एंड डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स. ये मैंने डिस्कस किया था. यहाँ पे न्यूक्लियस एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स विद इन द सेल है. देखो, न्यूक्लियस भी है और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी है, लेकिन इसमें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रॉपर न्यूक्लियस तक के तो भी नहीं है. ओके, न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन्स DNA that is small and circular.
लेकिन जो डीएनए और जेनेटिक मटेरियल जो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, ये सेल न्यूक्लियस के अंदर होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव लेस सेल पार्ट्स. एग्जैक्टली, उसमें बहुत सारे सेल पार्ट्स नहीं है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, राइट. उनमें क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ डीएनए, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल. ओके, एंड इसमें बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, peroxisomes and in some cases vacuoles make up a eukaryotic cell. Okay, or example of prokaryotic cells include what? Single cell organism, unicellular organism हमने पढ़ाया था ना. तो कौन कौन होते हैं unicellular organisms? Bacteria, okay, then amoeba, okay, and archaebacteria. यहाँ पे examples कौन होंगे eukaryotic cells में? हम लोग, animals, plants. Okay, I hope you have अंडरस्टूड. तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस तो पता कर लिया. अब चलो देखते हैं कुछ सिमिलैरिटीज. ये एक वेन डायग्राम है जो सिमिलैरिटीज बताता है ना. प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल एंड सिंपल होता है, यूकैरियोटिक सेल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अगर प्रेजेंट है भी तो बहुत आड़ा टेढ़ा सा होता है. यहाँ पे देखो, और बेसिकली अगर मैं सिमिलैरिटीज की बात करूं तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में. ठीक है, दे हैव साइटोप्लाज्म, दे हैव राइबोसोम्स, दे हैव डीएनए. सो दिस कैन बी अ क्रूशियल क्वेश्चन. डिफरेंसेस ना पूछ के शायद एग्जामिनर पूछे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इन डिटेल अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cell. Now we move further to the most important topic in our chapter. कि अगर मैं सेल ऑर्गेनल्स की बात कर रही हूँ तो ये सेल ऑर्गेनल्स है क्या मैम? ये सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? तो ये पिक्चर है एनिमल सेल का. स्टूडेंट्स, तो इसको अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हो और आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी 1 by 1 सेल ऑर्गेनल्स को ड्रॉ करके उसकी डिटेलिंग दी है, मैं इसी पिक्चर में डिस्क्राइब करूंगी. ठीक है, ये पिक्चर को गौर से देखना आप लोग. ये एक एनिमल सेल. सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये होता है कि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करिए, नो सेल वॉल. नो सेल वॉल, ये देखो कोई सेल वॉल नहीं है. ठीक है, क्लियर? ओके मैम, क्लियर. तो एनिमल सेल वॉल नहीं होने की वजह से इरेगुलर दिखता है. कोई भी शेप हम बना सकते हैं, कभी ऐसा कभी वैसा. ठीक है, ये लेकिन यूकैरियोटिक सेल है. यस और नो? हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही यूकैरियोटिक सेल होते हैं, राइट. ये जो सेल होते हैं इनके जो मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होते हैं और इसी सेल के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये जो स्मॉल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, इट इज नथिंग बट द सेल ऑर्गेनल्स. व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? आज आपने न्यू टर्म पढ़ा है. क्या पढ़ा है? सेल ऑर्गेनल्स. तो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं मैम? सेल ऑर्गेनल्स वो होते हैं जो सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन जैसे मौजूद होते हैं. ओके, दे आर small molecular structures called they are called cell organelles. What are they called? Cell organelles. ठीक है. Now next is that this cell organelle जो है अपना पर्टिकुलर इनका जॉब होता है. ओके, इनका अपना पर्टिकुलर काम होता है. ठीक है, हर सेल ऑर्गेनल को एक एक डिवीजन ऑफ लेबर दिया गया है. सेल ने कहा तुम ये जॉब करोगे, तुम ये जॉब करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया तुम ये जॉब करोगे, गोल्जी बॉडीज तुम ये जॉब करोगे, राइबोसोम तुम ये जॉब करोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम ये जॉब करोगे. ये सब जो मैं बता रही हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब क्या होते हैं? ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं अलग अलग जॉब्स प्रिस्क्राइब. उनको पहले से जॉब दिया गया, डिवीजन ऑफ लेबर पहले से किया गया.
कि हर सेल ऑर्गेनेल के अपने खुद के फंक्शंस होते हैं जो या अपना खुद का जॉब होता है जो उनको कैरी आउट करना होता है। एक भी गड़बड़ी हुई सेल में तो पूरा बॉडी इफेक्ट हो जाता है, एक भी गड़बड़ी हुई पूरी बॉडी पे इफेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ ये जो सेल ऑर्गेनेल व्हिच परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स इनसाइड द सेल, they are very important. Animal cells can range between 10 to 30 micrometers in size, smaller than the diameter of a hair. तो just imagine कितने छोटे होंगे ये ह्यूमन सेल्स या एनिमल सेल्स। मतलब जो हेयर का डायमीटर है उससे भी छोटा होता है। ओके, माइक्रोमीटर के साइज में होता है। एनिमल सेल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल क्योंकि उनमें कोई भी सेल वॉल, ऐसे कुछ वॉल नहीं होता है, कुछ सेल वॉल नहीं होता है विच अलाउज देम टू टेक। सेल वॉल नहीं होता, देखो अगर तुम्हारे घर के लिए वॉल नहीं होता तो कोई भी शेप का होता, उसी तरह इस वजह से ये जो ह्यूमन सेल्स होते हैं या एनिमल सेल्स होते हैं ये कोई भी शेप के बन जाते हैं, ये कोई भी शेप के बन जाते हैं। ठीक है, और नोटिस क्या कर रहे हो आप, और इस सेल डायग्राम में क्या नोटिस कर सकते हो कि ये इनमें तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। विद दिस फ्लेक्सिबिलिटी एनिमल सेल्स हैव वेरियस शेप्स। ओके, दे आर इवॉल्व्ड एंड डाइवर्सिफाइड इनटू एनिमल किंगडम वी नो टुडे। आज जो एनिमल किंगडम आप लोग जानते हो ये इस छोटे से सेल की वजह से डाइवर्सिफाई हुआ है, अलग अलग तरीके के लोग एनिमल्स होते हैं, राइट। So let us move further one by one to each cell organelle. First one is your nucleus. Where is the nucleus? Center of the cell. तो exactly ये जो nucleus होता है center of the cell में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर मैं न्यूक्लियस को डिटेल में डिस्कस करूं, ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होता है ये क्या होते हैं, ये आगे चल के कंडेंस हो जाते हैं क्या बनने के लिए, क्रोमोसोम्स बनने के लिए। और इन क्रोमोसोम्स में होते हैं डीएनए, और ये डीएनए कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे होंगे, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल या डीएनए डिसाइड करता है। तो ये सारी चीजें हो गा रही है इंसान के या एनिमल के न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमैटिड फाइबर्स, क्रोमैटिड फाइबर्स कंटेंस होके बनाते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर कंप्राइज्ड ऑफ डीएनए एंड डीएनए कंसिस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है कंटेन्स डीएनए, द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है न्यूक्लियस के ऊपर एक चीज इन्होंने नहीं यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। एक ऊपर से एक ना कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, और एक फ्लूइड होता है अंदर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये कुछ और चीजें हैं जो तुम्हें न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए, ओके। और भी जेनेटिक मटेरियल्स यहाँ पे दिए, साइटोसोल, सॉरी, और भी ऑर्गेनेल्स दिए, साइटोसोल। ये जो फ्लूइड होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स के अगल बगल जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल, ओके। और ये जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दिया है सेंट्रोसोम, ऑर्गेनेल नियर द न्यूक्लियस दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रोसोम क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में हेल्प करता है। फिर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो ये नेटवर्क होता है इस तरीके से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। अब यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोग नोटिस करोगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो ये वाला पार्ट भी है जहाँ पे कोई डॉट डॉट नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट भी है जहाँ पे डॉट डॉट बने हुए हैं। ये जो डॉट डॉट बने हैं ये कुछ नहीं बल्कि राइबोसोम है, ये सुनो। और ये राइबोसोम एक्चुअली खुद एक सेल ऑर्गेनेल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से
अटैच रहता है। तो स्मॉल ऑर्गेनेल ऑफन अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हेल्प्स क्रिएट प्रोटीन। ये एक्चुअली प्रोटीन को क्रिएट करता है, लेकिन ये राइबोसोम के होने की वजह से, ये पूरा तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला पार्ट हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये वाला पार्ट होगा रफ एंडोप्लाज्मिक। और इस तरीके जो फोल्डिंग्स होती है ना, इसको हम सिस्टर्ने कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को एनिमल सेल के बारे में पता होना चाहिए। मूविंग फर्दर, ओके, ये वाले पार्ट पे आप लोग आइए। ठीक है, आप लोग को ये तो पता चल ही गया कि राइबोसोम इज डिवाइडेड इनटू रफ एंड स्मूथ। तो इसको जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER लिखते हैं शॉर्ट में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लिखते हैं, देखो, ER इज डिवाइडेड इनटू RER एंड SER। तो RER के ऊपर राइबोसोम मौजूद रहते हैं और SER के ऊपर राइबोसोम नहीं रहते हैं। ओके, डन, गुड। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? यहाँ पे भी ये सिस्टर्नेस बने हैं, इस तरीके से फोल्डिंग्स बनी है। ये क्या है? ये जो वाली पार्ट थोड़ा टिबुलर टाइप होती है ना, लेकिन ये सिस्टर्ने टाइप होती है। ठीक है, ये जो गोल्जी एपैरेटस होती है ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल for producing, storing and transporting proteins and lipids। यानी कि जो प्रोटीन्स यहाँ पे बन रहे हैं, सिंथेसाइज हो रही है, उसकी पैकेजिंग यहाँ पे हो रही है, उसकी स्टोरिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, उसकी स्टोरिंग और प्रोडक्शन, देखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करने में भी कौन हेल्प करता है? गोल्जी एपैरेटस। कौन? ये एक साइंटिस्ट गोल्जी के नाम पे रखा है, गोल्गी कहो, गोल्जी कहो। ठीक है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल, है ना, और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, ये आप लोगों को की पॉइंट है, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड। स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड। यहाँ पे क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स यानी कि फैट्स, प्रोटीन्स तो आप लोगों को पता है ना, न्यूट्रिशन से जो प्रोटीन मिलता है अंडे वगैरह से, चिकन वगैरह से। तो जो कुछ हम खाते हैं वो सेल सिंथेसाइज करता है। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज वाला साइट कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ और स्मूथ में डिवाइडेड है। जिस पे राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो इस पे राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला पार्ट। अब राइबोसोम का काम क्या है? ये क्रिएट प्रोटीन्स करते हैं, प्रोटीन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसका स्टोरेज, सब कुछ हो गया, क्रिएट हो गया, प्रोटीन बन गई, अब उसका पैकिंग, उसकी स्टोरिंग और उसका ट्रांसपोर्टिंग कौन करता है? गोल्जी एपैरेटस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मूविंग फर्दर, ओके, दिस पार्ट इज योर साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है कहीं, लेकिन मैं साइटोप्लाज्म लिखती हूँ, जो फ्लूइड, कलरलेस टाइप ऑफ फ्लूइड जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोम क्या होता है? ये एक ऑर्गेनेल होता है that contains digestive enzyme, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इसके पास आते हैं वो उसको एनगल्फ कर लेता है और अपने अंदर ले लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, राइट। लेकिन इसको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। क्यों सुसाइड बैग? सुसाइड करना क्या होता है? अपने आप की जान लेना। ये अपने आप की जान ले सकता है जब अगर सेल को कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, सेल रप्चर हो गया या लाइसोसोम रप्चर हो गया, तो क्या होगा? इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये खुद ही को खा लेंगे, सेल को खा लेंगे, यानी कि ये इसी को खा लेगा। इस वजह से इसको हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये जो मेम्ब्रेन है, ये आउटर कवरिंग है, 2 लेयर्स और लिपिड और फैट से बनी है, जो पूरे सेल को क्या करता है? बाउंड करता है, रेगुलेट करता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं
और कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का काम एक गेट कीपर की तरह है। कौन सा मेम्ब्रेन, कौन सा फ्लूइड अंदर आएगा या कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, ये सब सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है वैक्यूल्स। ये फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं दैट स्टोर्स फूड एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिएंट स्टोर करने का डिपार्टमेंट किसका है? वैक्यूल का। ठीक है, वैक्यूल देखो इसे पानी के गुब्बारे की तरह होता है। देखा है कभी पानी का गुब्बारा? गुब्बारा मीन्स बलून। हैव यू एवर सीन अ बलून? ऐसे ही तो होता है बलून जिसमें पानी भरा होता है। अगर तुमने वाटर बलून्स होली के टाइम खेले होंगे तो वो वाटर बलून्स, इसकी खासियत बताऊं कि ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इसमें अंदर फ्लूइड फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इजीली इसके अंदर जितना चाहे फूड या न्यूट्रिएंट स्टोर हो सकता है। अब नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल ऑफ ह्यूमन सेल या एनिमल सेल या प्लांट सेल, सबका, क्योंकि देखो स्टूडेंट जितने ऑर्गेनल सेल एनिमल सेल में जरूरी नहीं सेम टू सेम प्लांट सेल में। प्लांट सेल और एनिमल सेल के ऑर्गेनल्स में भी डिफरेंस है, हम बताएंगे जरूर। जैसे मैंने कहा एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है, नो सेल वॉल, प्लांट्स में होते हैं। प्लांट्स में एक्स्ट्रा भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है, और जैसे कि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स होते हैं जो कलर देता है, सॉरी प्लांट सेल को कलर देता है ना। प्लांट्स को कलर क्यों है? क्योंकि उसमें प्लास्टिड्स हैं, कलर वाले पिगमेंट्स होते हैं ना उसमें। तो ये सब एनिमल सेल में नहीं है, इसीलिए हम लोग देखो ग्रीन कलर के थोड़ी ना नहीं है ना। तो यही पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ नोट करेंगे आप लोग कि किसमें कौन से पार्ट्स एनिमल सेल में है, कौन से सेल ऑर्गेनल्स एनिमल्स में है और प्लांट्स में नहीं है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो मूविंग फर्दर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज अ बीन शेप, इसको देखो बीन्स की तरह नहीं है, बीन शेप्ड ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग व्हाट? रॉ मटेरियल्स इनटू यूजेबल एनर्जी। यानी कि इसको हम कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? जहां से तुम्हें तुम्हारे घर में लाइट आती है वो पावर हाउस है कि नहीं? तो यानी कि एनर्जी मिल रही है आप लोगों को। तो सेल्स में कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनल है जो एनर्जी देती है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ऐसा ना। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स है या पार्ट ऑफ सेल है जिसके आपको स्ट्रक्चर भी आने चाहिए और फंक्शंस भी आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको टेबल फॉर्मेट में आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए गए हैं। प्लीज ट्राई टू ड्रॉ वन बाय वन एंड राइट इट्स फंक्शन। नाउ मूविंग फर्दर टू द एनिमल प्लांट सेल। एनिमल सेल तो हम लोग ने देख चुके हैं, राइट? अब हम किसको देखने जा रहे हैं, किसको पढ़ने जा रहे हैं? ये देखिए, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या दिख रहा है आप लोग को मेरे पीछे? एक स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगुलर शेप ऑफ सेल दिख रहा है। जो इससे पहले सेल था वो एनिमल सेल था, वो रेक्टेंगुलर शेप नहीं था और ना उसको कोई बॉर्डर था। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए ये एक रेक्टेंगुलर टाइप है, इसको प्रॉपर्ली एक बॉर्डर थे। तो ये प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है? ये भी यूकैरियोटिक होते हैं और इनमें भी न्यूक्लियस होता है विथ रिजिड सेल वॉल। तो एक्स्ट्रा चीज क्या है? प्लांट सेल में जो नहीं था वो एनिमल सेल में है और वो है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। किसी भी चीज को अगर हम एक बॉर्डर देंगे तो उसको प्रॉपर शेप आएगा, राइट? वो उसी में इंटैक्ट रहेगा। इसीलिए प्लांट सेल को प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप है और एनिमल सेल को कोई शेप नहीं। ये एक डिफरेंस है, आप लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है? तो सेल वॉल उसको शेप देता है, ठीक है? तो सेल वॉल gives what? The shape to the cell. Within the plant cell, again there are small molecules or organs of the cell called cell organelles. They are cell organelles. जैसे एनिमल सेल में सेल ऑर्गेनल्स
अपने अपने जॉब कर रहे थे, अपने अपने फंक्शंस कैरी आउट कर रहे थे, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा था, सब बिजी रहते हैं सेल में, हमारे जैसे फ्री नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, हर सेकंड उनको बिजी रहना होता है। किस लिए? हम लोगों को टाइम टू टाइम एनर्जी देने के लिए, टाइम टू टाइम एक्टिव रखने के लिए, वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी कैरी आउट करने के लिए। देखिए सेल एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट है ऑफ द बॉडी, लेकिन सबसे बेसिक यूनिट, सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। एक भी सेल काम करना बंद करे तो पता चलेगा, फिर इंसान को पता चलने लगता है, क्योंकि वो बीमार होने लगता है, इनफैक्ट डेथ भी हो सकता है। कभी कभी जो सेल, जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उससे एक्स्ट्रा सेल होने लगे तो हम उसको कैंसरस सेल्स भी बोल सकते हैं। यानी कि सेल का कितना बड़ा रोल है इस लाइफ में, आप लोग खुद देख सकते हैं। एक माइक्रोमीटर से चीज, एक एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ बॉडी कैन कॉज such big wonders and such big disasters. So please students, definitely you all should know the functions of cell. तो एग्जाम में इसके each one of cell organelle के functions और इनफैक्ट डायग्राम्स भी आ सकते हैं, और डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल ये भी आ सकता है। ओके, तो सेल वॉल एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, एनिमल में है, प्लांट में नहीं, एनिमल में नहीं है और प्लांट्स में है, इसीलिए प्लांट का अपना एक रेक्टेंगुलर शेप है और एनिमल सेल को कोई शेप नहीं है। ओके, अनलाइक एनिमल सेल्स, यहाँ पे देखो जैसे मैंने कहा था, एनिमल सेल का जो अगर आप डायमीटर देखोगे एक हेयर से भी बिल्कुल ही पतला है ना, लेकिन अगर आप प्लांट सेल की बात करो, दे आर बिटवीन 10 and 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग, अराउंड द सेम साइज एज डायमीटर ऑफ अ ह्यूमन है। ठीक है, इतना आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, एंड अनलाइक योर एनिमल सेल, प्लांट सेल्स मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो इनका ये जो साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि एक और सेल ऑर्गेनेल जो एनिमल सेल में नहीं है और प्लांट सेल में। और वो क्या फंक्शन कैरी आउट कर रहा है? Photosynthesis, the process by which plants prepare their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, chlorophyll which is present in chloroplast, and what else? Water, पानी। ये सब मिला के वो अपना खाना बना लेते हैं। भाई हम गलती करते हैं कि उसको हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल कैसे? जो किचन में हम खाना बनाते हैं, क्या वो हम खुद से बनाते हैं? खुद से वहां पे चावल और वो उगने लगते हैं? नहीं, हम बाजार से लाते हैं, फिर उसको पतीली में बनाते हैं। तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, किचन जैसा ही है लेकिन नॉट एग्जैक्टली किचन, क्योंकि यहाँ पे खुद का खाना बन रहा है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोप्लास्ट इज द सेकेंड डिफरेंशियल feature or organelle which is present in plant cell but not in animal cell. So chloroplast is the site of photosynthesis. It is an organelle containing chlorophyll, okay, the green pigment chlorophyll, molecules that absorb sunlight, यानी कि जो सन से लाइट आता है, सनलाइट वो इधर पड़ता है, कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरोप्लास्ट, ऐसे दिखते हैं, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी। They absorb sunlight and gives plants their green color. तो स्टूडेंट्स कभी कभी 9th में कहो आए ना आए क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, बट 10th में डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ देखो कॉइन्स की तरह स्टैक ऑफ कॉइन्स दिख रहे हैं, गड्डी, कॉइन की गड्डी लगी हुई दिख रही है ना, इसके अंदर देखिए दिख रही है ना। तो ये जो इस सिंगल जो सेल है, ये जो सिंगल जो है, इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। इस गड्डी के सिंगल वाले पार्ट को कहते हैं थाइलाकॉइड, जहाँ पे एक्चुअली क्लोरोफिल जो सनलाइट है आगे गिरता है और वहां पे एक्चुअली स्टार्ट होता है बनना खाना, है ना, इनका खाना फोटोसिंथेसिस का साइट होता है। ठीक है, और ये गड्डी को इकट्ठा कहते हैं ग्रेनम, इकट्ठा कहते हैं ग्रेनम, और सिंगल को कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, यहाँ पे ये जो जितनी गड्डियां हैं उसी पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कैरी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पूरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर गड्डियां लगी है थाइलाकॉइड की, पूरी गड्डी को कहते हैं ग्रेनम और सिंगल को कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, ओके मैम, अंडरस्टूड।
बट क्या ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें थाइलाकोइड्स या ग्रेनम तैर रहे हैं, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये वो साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कैरी आउट हो रहा है तो ये जो बचे हुए स्पेस जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे डार्क रिएक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, वहां पे डार्क रिएक्शन। ये थोड़ा डीप गए हैं हम, लेकिन आप लोग के नॉलेज के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, और इसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देते हैं। इसीलिए हम लोग ग्रीन कलर के नहीं है, ये कह सकते हैं। क्यों हम लोग ग्रीन कलर के नहीं और प्लांट्स ग्रीन कलर के हैं, जबकि दोनों लिविंग बीइंग्स हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, जो कि हमें ग्रीन कलर नहीं दे सकता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट है, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। और ये क्लोरोप्लास्ट, ये सेल ऑर्गेनेल एनिमल सेल में नहीं है, ठीक है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, और सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है। अब चलो वैक्यूल की तरफ। थर्ड सेल ऑर्गेनेल क्या है? क्योंकि पहले मैंने सेल वॉल डिस्कस किया, फिर मैंने वैक्यूल, फिर मैंने क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किया, जो कि दोनों भी एनिमल सेल में नहीं है। अब वैक्यूल की बात करोगे तो आप लोग कहोगे मैम वैक्यूल तो एनिमल सेल में है, लेकिन एनिमल सेल का जो वैक्यूल है वो छोटा होता है, उसमें फूड और न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, इसमें भी फूड और न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो रहे हैं। लेकिन आप लोग नोटिस करो, इतना बड़ा वैक्यूल है। मैंने वैक्यूल को किससे कंपैरिजन किया था? होली में जो बलून, वाटर बलून यूज करते हैं उस तरह, वैसे ही है ये इतना बड़ा सा बलून वाला सेक। इसमें भी फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेल होता है जो फूड एंड न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है, लेकिन ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है। तो अगर वैक्यूल की बात करो, ये भी डिफरेंट है एनिमल सेल से। प्लांट सेल का वैक्यूल थोड़ा बड़ा होता है और एनिमल सेल का वैक्यूल थोड़ा सा छोटा होता है। और नोटिस करो, क्योंकि ये बड़ा होता है, ये जो है न्यूक्लियस को एक किनारे ढकेल देता है। आप एनिमल सेल में न्यूक्लियस नोटिस करो थोड़ा सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में आप लोग नोटिस करो कि ये जो न्यूक्लियस है थोड़ा किनारे जा रहा है ना, कोने में जा रहा है, राइट। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। ओके नाउ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात बोलना भूल गई कि फोटोसिंथेसिस होती है, इस वजह से हमें, इस प्रोसेस की वजह से प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एनिमल्स इसका ऑपोजिट करते हैं। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक कैसे हम लोग रिदम में रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का इस जिंदगी में, इस इकोलॉजी, इस एनवायरनमेंट, इस अर्थ को जरूरत है। इसीलिए ना हमें सिर्फ अपने आप को तवज्जो देना चाहिए, बट ऑल्सो वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट? प्लांट्स। ओके, व्हाई? बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस which is carried out in the chloroplast of the plants, with the help of sunlight, they produce oxygen. The plants produce oxygen and glucose from water and carbon dioxide. And that oxygen is very useful for the survival of humans, animals. Okay, good. Moving further, हमने कितने सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट्स के डिस्कस किए? सेल वॉल किया, वैक्यूल किया, क्लोरोप्लास्ट किया। अब लाइसोसोम का भी वही सुसाइड बैग वाला एक चल रहा है सिस्टम। वो एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। ये ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स, अगेन इफ यू रिमेंबर, लाइसोसोम इज द सेल ऑर्गेनेल व्हिच कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। व्हाट डू दे डू? दे ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो इफ द सेल रप्चर्स, वो खुद को ही खा लेते हैं, वो एंजाइम खुद को ही खा लेते हैं, इसीलिए उनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस है, इट कंटेन्स डीएनए, द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगेन ये न्यूक्लियस का यही वाला फंक्शन होगा, इसका भी एक न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा। ओके, देन साइटोसॉल इज द फ्लूइड विद इन द सेल दैट सराउंड्स द सॉल्वेंट। तो ये पूरा जो फ्लूइड है उसको हम साइटोसॉल कहते हैं। बाकी के जो आप देख सकते हो, न्यूक्लियस, साइटोसॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम एनिमल्स में भी डिस्कस किए, और वही फंक्शंस यहाँ भी कैरी आउट होता है।
ठीक है, यहाँ पे भी कैरी आउट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। एक है सेल वॉल, जो मैंने आपको डिस्कस किया था, यहाँ पे लिखा गया है इट एनक्लोजेस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन तो एनिमल सेल में भी था, लेकिन सेल वॉल नहीं था। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं था, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो था। ये भी, यहाँ पे भी 2 लेयर्स ऑफ लिपिड और फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट एनक्लोज द सेल, ओके। एंड वो गेट कीपर की तरह काम करते हैं, कौन अंदर आएगा, कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे, वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेंगे। लेकिन सेल वॉल क्या करता है, वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ है, ये सेल वॉल है, समझिए ये सेल वॉल, ठीक है। ये जो है ये सेल वॉल है। इट गिव्स द प्लांट सेल देयर शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, मजबूती भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड in detail the different cell organelles of cells, and there is a another different plastid, यहाँ पे दिया नहीं गया है। प्लास्टिड एक ऐसा सेल मेम्ब्रेन है जो प्लांट्स में है और एनिमल्स में नहीं है। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं ये डिवाइडेड इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जो प्लांट को कलर देता है वो वाला पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट है, इसमें भी पिगमेंट है डेंटोफिल्स एंड ऑल। तो बेसिकली जो कलर्ड पार्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट वाला प्लास्टिड देता है, और जो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल है उसके अंदर जो ग्रीन कलर प्लांट्स को देता है। तो यहाँ पे साफ साफ डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल में। प्लांट सेल इज लार्ज एंड हैज अ फिक्स्ड रेगुलर शेप, एनिमल सेल इज what? It is small and irregular shape. Your cell wall is present in plant cell, animal cell में cell wall नहीं होता है। The nucleus lies on one side of the cell, क्योंकि वैक्यूल उसको ढकेल देता है, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और कम होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हम ज्यादा चलते फिरते दौड़ते हैं ना, प्लांट्स तो इतना चलते फिरते दौड़ते हैं नहीं। यहाँ पे प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट, इसमें एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। यहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट है, यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है और न्यूक्लियस किनारे में है। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स, मेनी वैक्यूल्स है लेकिन स्मॉल है, ठीक है। ये डिफरेंसेस एग्जाम में आपको लिखना होगा। एक फाइनल रिवीजन स्टूडेंट्स में करना चाहूंगी आप लोगों के साथ, वो है सेल ऑर्गेनेल्स, उसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शन। इस तरीके से आप लोग एक टेबल बना सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक्स में भी टेबल दिए गए हैं सेल ऑर्गेनेल्स और उसके इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स दिए हैं। अराउंड 18 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। पूरे आप लोगों को पढ़ने की इतनी डिटेल में जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़िए, उसके नोट्स या टेबल फॉर्म बनाइए। इस तरीके से आप लोग एक टेबल फॉर्मेट बना सकते हो, एक बड़ा सा टेबल बना सकते हो जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, उसके स्ट्रक्चर और उसके